डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। मनुष्य इस दुनिया की धुरी है, यानी मनुष्य है तो ये पूरी दुनिया है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य की क्वालिटी क्या है, मनुष्य का व्यवहार क्या है। आप और हम व्यवहार कैसे करते हैं। हम बहुत खुश हैं, हम बहुत गुस्से में रहते हैं, हम बहुत काम करते हैं, हम बिल्कुल काम नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से इस पर बात कम होती है। और खासतौर पर यदि हमारे देश की बात करें तो हम मनोविज्ञान पर बहुत कम बात करते हैं, हम अपने व्यवहार पर बात कम करते हैं। हम समझते हैं कि शायद हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। बहुत जरूरी है कि हम अपने व्यवहार पर बात करें, हम ये बात करें कि आखिर हम कैसे एक संतुलित व्यवहारिक जीवन में प्रवेश कर पाएं। हमारे साथ में आज डॉक्टर इशिना चौधरी मौजूद हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं। आपने यूएस से बाकायदा इसमें डिग्री की है, डिप्लोमा किया है और बहुत लंबे समय से इंदौर में साइकोलॉजिस्ट के रूप में काम कर रही हैं। इशिना जी, बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। और अच्छा लग रहा है कि आप आपने चूंकि इसमें बेसिक एजुकेशन लिया, उसके बाद में आप यूएस गई और फिर आपने इसमें पढ़ाई की। मैं जानना ही चाहूंगा कि इसमें इंटरेस्ट पैदा कैसे हुआ, कैसे रुझान पैदा हुआ साइकोलॉजी में आगे बढ़ने के। तो इसमें मैं मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, तो मैं एमबीए मैंने ह्यूमन रिसोर्सेज में किया है। अच्छा। तो जब मैं एमबीए ह्यूमन रिसोर्सेज की कुछ जॉब्स कर रही थी, तब मैंने सोचा कि अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ूंगी तो मैं ह्यूमन रिसोर्सेज और अच्छे से कर पाऊंगी, क्योंकि पूरा काम था ह्यूमन रिसोर्स से डील करने का। बट बाय द टाइम चीजें चलती गई और वो मैनेजमेंट की जो जॉब्स और वो सब चीजों में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट कम होता गया और मैं रैंडम से साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने लगी। अच्छा। और जब रैंडम साइकोलॉजी के बारे में पढ़ने लगी तो एक फेज मेरा ऐसा आया था लाइफ का जहाँ पर मैं खुद एक थोड़ा सा डार्क जोन में थी इन टर्म्स ऑफ करियर। क्योंकि एमबीए के बाद आई वॉज नॉट, मैं उस कैसे बोल सकते हैं, जैसे मैं उस करियर के उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पा रही थी जहां मुझे रहना था, क्या होना चाहिए, जो मुझे इंडिपेंडेंटली वर्क करना था। जी। तो थोड़ा सा मेरा बहुत डाउनफॉल था। बट कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी मैंने साथ में स्टार्ट कर दिया था, तो उसका एक मुझे काफी सहारा मिला। अच्छा। और उसको पढ़ते पढ़ते मैंने अपने आप को ठीक कर लिया और फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं इतने डार्क जोन से इन सब चीजों के कारण निकल सकती हूँ तो मैं लोगों की हेल्प क्यों नहीं कर सकती हूँ। अच्छा, मैं डार्क जोन को समझना चाहूंगा। ये डार्क जोन क्या डिप्रेशन की बात कर रही हैं आप? हाँ जी, डार्क जोन मतलब वही डिप्रेशन, जहाँ पे सब काला दिखता है और समझ नहीं आता अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या ले। जी। एक काले कुएं में बस आप जा रहे हो, यू डोंट नो वेयर टू गो, बट आपको पता है आपको करना क्या है, पर आपको रास्ते नहीं मिल रहे हैं और हर जगह से दरवाजे बंद। तो वो एक जोन था जिसमें मैं पर्सनली उसको डार्क जोन ही बोलती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत डिप्रेसिव वाली चीजें थी कि कुछ अच्छा नहीं लगता, फ्रस्ट्रेशन होता था, इरिटेशन होती थी, घर वालों की बातें गलत लगती थी, दोस्ती यारी, सोशलाइजिंग कम हो गई थी, कॉन्फिडेंस लेवल जीरो, सब चीजें एकदम जीरो पे आ चुकी थी। अच्छा। तो वहां पे थोड़ा सा चीजें कोप अप करने में मुझे कुछ लोगों ने धक्का लगाया, जैसे कुछ फैमिली मेंबर्स ने या फिर एक फैमिली डॉक्टर है जिन्होंने मुझे फिर सजेस्ट किया था कि यू स्टार्ट डूइंग साइकोलॉजी की पढ़ाई करके साइकोलॉजिस्ट बनो। फिर आपने यूएस में पीजी किया? मैंने यूके में गई थी एक्चुअली। हाँ जी, मैं यूके में स्कॉटलैंड गई थी जी। वहां से फिर मैंने जाके अपना रिसर्च वर्क किया, फिर वहां से सब चीजें समझी, फिर प्रैक्टिस की, समझा प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। फिर मुझे वहां समझ में आया कि मेरे भारत में लोगों को ज्यादा जरूरत है इस चीज की। यहाँ पे तो लोगों को पता है, बट यहाँ पर जब लोग इतने जूझ रहे हैं, यहाँ पे अपने सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन रेट बढ़ रहे हैं, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं अपनी जगह पे जाके ही अपने लोगों को ठीक करूँ। मैं थोड़ा सा इसको जानना चाहूंगा कि आपने कहा कि वहां पे लोग जानते हैं, यहाँ नहीं जानते हैं। हाँ जी, ये क्या बात है? ये ऐसा है कि वहां पर इस चीज की बहुत जनरल अवेयरनेस है, वहां पे एजुकेशन है कि मेंटल हेल्थ भी कुछ होता है जी। अपने यहाँ पे क्या है कि अपने यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा एक स्पॉटलाइट पे एक ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। मेंटल हेल्थ को कोई जानता ही नहीं, जबकि आपका पूरा लाइफ, आपका पूरा रूटीन सब कुछ यहाँ से चलता है, जो कि पावर हाउस है। तो बेसिक आई थिंक जो वहां पे ज्यादा इसकी अवेयरनेस इसलिए क्योंकि वहां पे बचपन से इसको एजुकेट किया जाता है। वहां पे आज छोटे बच्चों को भी पता है कि मुझे आज मेंटली अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, मतलब उनके इमोशंस के बारे में उनको बता के रखते हैं कि आपको आज कैसा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है।
और हमारे यहाँ पे उस चीज को बहुत गलत जोन में लेके जाते हैं। जी। यहाँ पे अगर हम बोले कि मेंटली आपको ध्यान देना चाहिए, तो लोगों के अंदर डेफिनेशन ऐसी कि मैं पागल थोड़ी हूँ। पागल थोड़ी हूँ। तो पागल ऐसा नहीं है कि सेंसेस में नहीं है या वैसा नहीं है, ऐसा है कि हम आज सब नॉर्मल लोगों को जरूरत है। हम क्वालिटी लाइफ जी पा रहे हैं, ये हाँ, बहुत क्वालिटी लाइफ, बैलेंस लाइफ जी Balance पा life रहे हो जी पा कि रहे हैं। नहीं? क्योंकि आज आप देखो हर कोई मतलब लाइक 80 to 90% लोगों में से कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस में है, जी। कोई एंगर में है, टेंशन में है, लाइफ बैलेंस नहीं है, जी। कोई डिप्रेशन में है, और सुसाइडल थॉट्स हर किसी इंसान को आने लग गई है आजकल, और बहुत होपलेस होते जा रहे हैं जी। लोग। तो वो एनर्जी, वो सब चीजें कहीं ना कहीं करियर, फैमिली, हर चीज में लिंक्ड अप होके वो चीजें बहुत जी। डिप्लीट होते जा रही है अपने इंडिया में, जो हम बोलना चाहिए। इशिना जी, आपने एक बात कही थी कि आपने ये महसूस किया कि आप डार्क जोन में हैं। क्या आप बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट आप ये मानती हैं कि हर व्यक्ति ये फील करता है, हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई डिप्रेशन या डार्क जोन आता है, लेकिन आपने उसे आप समझ गई और आपने उसे सॉर्ट आउट किया? लोग समझ नहीं पाते और आगे बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है ये। जी। और इसी कारण से लोग फिर सुसाइड के स्टेप्स उठाते हैं। जी। सुसाइड करना भी आसान नहीं होता, इट टेक्स लॉट ऑफ गट्स एंड करेज जी। कि वो स्टेप तक जाओ। जी। और मैंने अभी पर्सनली ये देखा है कि सुसाइड भी एक दिन का डिसीजन नहीं है जी, वो लॉन्ग टर्म लोगों के बिल्कुल सही दिमाग कहा। में पूरी प्लानिंग करते Planning हैं होती कि मैं ऐसे टाइम पे ऐसे करूंगा, अगर ये नहीं हुआ तो फिर भी करूंगा। फिर भी वो अपने आप को 2-3 होप्स देते हैं, या फिर एक चीज है टिक मार्क्स देते हैं कि अगर ये हो गया तो ठीक है, मैं नहीं करूंगा, जी। वरना मैं स्टेप ले लूंगा। इशिना जी, आपने सुसाइड की बात कही तो मुझे एक सवाल ध्यान में आ रहा है कि क्या आपको लगता है कि सुसाइड करने वाले जो लोग होते हैं ये कुछ विशेष किस्म के दिमाग इनका होता है? क्योंकि तनाव तो हर व्यक्ति के अंदर होता है, हो सकता है उससे ज्यादा तनाव किसी और व्यक्ति के अंदर हो, लेकिन सुसाइड तो नहीं करता। लेकिन कुछ लोग सुसाइड करते हैं, ये किस कैटेगरी के लोग होते हैं? ये देखो, इसमें ना सिर्फ पर्टिकुलरली कोई कैटेगरीज नहीं है। इसके अंदर ऐसा है कि हर एक नॉर्मल इंसान, जैसे आप हो, मैं हूँ, अगर हम मेंटली फिट भी हैं, पर हमारे लाइफ में कुछ ऐसे फेज आ रहे हैं जिसमें 6-7 महीने या 1 साल 2 साल बीत गए, हमको उस चीज का सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, या हमें कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या जो हम ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं मिल रहा, तब जाके इंसान धीरे 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 वो डिप्लीट होने लगता है। हमारा दिमाग शुरू से ऐसा नहीं होता। अगर आज मुझे भी पर्सनली वो चीजें, मैं कहीं खो जाऊंगी, अपनी रास्ता भटक जाऊंगी, या मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे ऑप्शंस ही नहीं मिल रहे, तो सेकंड ऑप्शन फिर इंसान के दिमाग में वही आता है, क्योंकि अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमें हमेशा वो सोशलाइजिंग और एक वो एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। अच्छा, लगातार फेलियर क्या इसका कारण है? लगातार फेलियर मतलब हर बार नेगेटिविटी, फेलियर मतलब आसपास आपके नेगेटिविटी मिल रही है, या जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही है, या तो आप गलत डायरेक्शन में ही जाए जा रहे हो, वहां रुक नहीं रहे हो, किसी की सुन नहीं रहे हो। तो बहुत में इस पे वेराइटीज होती हैं कि कोई बहुत जिद्दी है, कोई ऐसा है कि नहीं मुझे ही सब दुनिया का पता है। तो देयर आर वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, जहाँ पे एक बोल सकते हैं हम रिजिड मेंटालिटी भी होती है। बिल्कुल। और कई बार बेचारे जो थोड़े ज्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं वो भी सुसाइडल होते हैं, क्योंकि वो भोले या कोई इनोसेंसी में उन्हें कहीं ना कहीं से लोग कुछ बुद्धू बना देते हैं, कुछ होता है, तो उसमें भी वो लोग उस डिसीजन के लिए जाते हैं। इशिना जी, फेलियर की बात आई, फेलियर तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन जो इस किस्म के लोग होते हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्या आपको लगता है कि फेलियर को देखने की जो दृष्टि उनकी बन जाती है? कई लोग फेलियर से सीख जाते हैं, लेकिन वो सीखते नहीं, वो उस फेलियर से और जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं उनकी दृष्टि, उनका मनोविज्ञान बहुत बड़ा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जैसे अब इसमें सबसे बड़ा एक पार्ट होता है, वो होता है नजरिया, हमारा जो परसेप्शन होता है। हाँ, तो वो जो नजरिया होता है, बहुत से लोगों का नजरिया ऐसा होता है कि इसका ऑप्शन निकालो कि हम ग्रोथ माइंडसेट इसका कैसे निकाल सकते हैं, और दूसरा होता है रिजिड कि अब तो ऐसा ही है, कुछ ठीक ही नहीं होना है, ऐसा ही है। तो वो लोग हमेशा उस नेगेटिविटी में रहते हैं। जैसे मैं मेरा पर्सनली बोलूं तो कहीं ना कहीं मैं भी उस डाउटफुल सिचुएशन में थी, पर मैंने वो ग्रोथ माइंडसेट के कारण मैंने उस चीज को जंप करके आगे सॉर्ट आउट कर लिया। हाँ जी, तो वो चीजें देयर इज अ डिफरेंस, वो बहुत माइन्यूट सा होता है कि आपको इस रास्ते जाना है, इस रास्ते जाना है। तो वो जो इस रास्ते गया वो फिर वो डार्क जोन में जाके वो लंबा सुसाइडल वाले जोन तक जाता है, नहीं तो फिर इधर जाके लोग अपने सेल्फ हेल्प ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं। कोरोना काल निकला है और बच्चे अधिकतर घर पे रहे हैं, लगभग 2 साल बच्चों ने घर बिताए हैं, कोई खेल नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई बाहर नहीं जाना। आपको लगता है इसका ये एक बड़ा कारण रहा कि बच्चे इन दिनों जो हैं वो कहीं ना कहीं उनको आवश्यकता है बहुत ज्यादा? बिल्कुल बिल्कुल, ये 100% लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा केसेस खैर सारे एज ग्रुप्स के आए, बट बच्चों के भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि बच्चों का जो एक
बेसिक नेचर होता है वो बहुत प्लेफुल होता है। जी। उनकी वो प्लेफुलनेस रुक गई और वो प्लेफुलनेस रुक के एक जगह उनको बैठा के सिर्फ फोन में हो गई है। जी। और उस फोन के कारण इतना ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है बच्चों जी, के दिमाग जी। पे कि वो अगेन चिड़चिड़े हो गए हैं, बदतमीज हो गए हैं, जी। सुनना नहीं है। जी। माँ बाप को ऐसे धमकियां देते हैं जी। कि हमको अगर गेम ही खेलना है, खेलने नहीं दोगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। और वो जो सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब बोले या फिर हम जो फोन पे जो उनका एक एक्सपोजर हो चुका है वो इतना बढ़ चुका है कि उनका बचपना खो चुका है। तो वो उस कारण से अपने आप को चीजें ऐसी ले गई कि अब उनका जब स्कूल वापस स्टार्ट हुए हैं तो जी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जी। उनको एंगर इश्यूज हो रहे हैं बच्चों जी, को, जी। और फोकस कंसंट्रेशन मतलब सब कुछ बिगड़ चुका है, सब फ्लक्चुएट हो चुका है। क्या हल आप संक्षेप में बताना चाहेंगे? कैसे इसका संक्षेप में यही है कि जितना हो सकता है उनको हम ऑन फील्ड काम कराएं, उनके स्किल्स डेवलप करें। स्किल्स डेवलप एज इन की जितना पढ़ाई करना है उतना करना ही है, साथ में जो और स्किल्स जैसे किसी को डांस करना है उसको डांस क्लास में गया, या फिर कोई स्पोर्ट्स में फिट करा उसको, या फिर पर्टिकुलर बच्चे का ब्रेन कैसा है उसको वो स्किल डेवलपमेंट में डालो तो उसका ध्यान इधर से डाइवर्ट होता है। क्योंकि अगर वो बच्चा फ्री है या घर पे ही है तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाता है। ये साइंटिफिकली एक चीज प्रूव्ड है कि हम किसी भी तरीके से अपनी बॉडी मूव करते हैं तो हमारा ब्रेन और क्रिएटिव होता है, हमारे सेल्स डेवलप होते हैं एंड और एनर्जी के साथ मतलब मेंटली हेल्दी भी होते हैं हम लोग। इस दरमियान क्या कोई ऐसे बच्चे, कुछ ऐसे केसेस आपके पास में आए या कोई आपको याद है इस तरह का केस कि कोई बच्चा आया और बहुत मेंटली वो परेशान हो और फिर आपने उस पर कोई ट्रीट किया और वो हेल्दी हुआ? हाँ जी आए हैं, ऐसे बहुत से आए हैं जिसके अंदर मैक्सिमम मेरे पास ये सोशल मीडिया वाले और वही चीजें आए हैं और गेमिंग वाले हैं जिनको गेमिंग का एडिक्शन हो जाता है। वो चुपचाप अपने माँ बाप से अपना फोन, उनका फोन लेके कहीं ना कहीं कुछ ऐसे गेम्स हैं जहाँ पे आपको उनके कुछ अकाउंट्स में या फिर ऐसे पैसे वैसे देख के भी वो करना पड़ता है। हाँ, तो बहुत बार ऐसा होता है जिनके पेरेंट्स थोड़े वर्किंग होते हैं वो पूरे टाइम ध्यान नहीं दे पाते हैं बच्चों पे, तो वो इस चीज में गए और कहीं ना कहीं वो, मैंने जब भी आपको बताया कि वो धमकी देते हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा, 11th फ्लोर पे रहते मैं ऐसा कर लूंगा अगर आप ये नहीं करोगे। ये तो एक्सेस बता रही है। हाँ। तो ये इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं ये, बट फिर वो कहीं ना कहीं यही हुआ कि उनको आपने डाइवर्ट करके एक अच्छे काम में, राइट डायरेक्शन में लगा दिया जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप फिर प्लेफुल तरीके से, नेचुरल तरीके से ड्रॉन हो जाते हैं, वो करने लगते हैं। पर हाँ, यहाँ पे जबरदस्ती भी नहीं करना है, जिस बच्चे का जैसा दिमाग है उसको फिर वैसे एक्टिविटीज या कुछ फॉलो करवाना पड़ता है। कैसे आप एक दो बताएंगे आप कैसे आपने उनको ठीक किया ताकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो समझ पाएं कि उनके पेरेंट्स पेरेंट्स। हाँ जी बिल्कुल। तो मैंने उनको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया, जैसे किसी को स्टोरी सुनना बहुत पसंद है या किसी को बोल सकते हैं ग्राउंड में खेलना पसंद है, खेलते खेलते उसको चीजें सिखा रही हूँ मैं। जैसे हम लोग सिर्फ रनिंग के लिए जाते थे, एक पेशेंट था जो बच्चा था वो 8 साल का था, उसको मैं रोज अपने वहां पे बुलाती थी या ऑल्टरनेट डे, और अपने ग्राउंड में हम लोग ऐसे रन करते थे और उसको रन करते करते सब चीजें सिखाती थी, उसके कुछ सवालों के जवाब देती थी। क्योंकि बच्चों में क्या होता है, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो उनको ना उनका लॉजिकल जवाब देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप दे देते हो तो वो चीज उनके अंदर सेटल होके वो उस डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये जिस बच्चे की बात कर रही थी, ये बच्चा बहुत ज्यादा जिद्दी था, चिढ़ता था, पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था, सिर्फ खेलूंगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे शाहरुख खान बनना है, जो कि प्रैक्टिकली चीजें कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं होती है। और उसके पेरेंट्स काफी परेशान थे कि हम इसका क्या करें, हमको बहुत टेंशन होती है, और इकलौता बेटा था। तो उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक लाइफ की एजुकेशन दी मैंने उसको, इस प्रैक्टिकल तरीके से उसका इंटरेस्ट निकाला कि उसका दिमाग किस चीज में इंटरेस्ट जाता है, उसको उसका एजुकेट किया, इन्फॉर्मेशन देके उसको फिर उस साइड में धकेला, और वो आज ही इज डूइंग सो गुड। अब अच्छा स्कूल में स्कोर भी अच्छा कर रहा है, पढ़ाई भी अच्छे से कर रहा है, फ्रेंड्स भी बना रहा है, और उसका जिद्दीपना भी कम हो गया। अच्छी बात है। इशिना जी, आपको लगता है कि बच्चों से ज्यादा कई बार पेरेंट्स को एक साइकोलॉजिस्ट की ज्यादा आवश्यकता? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि मैं ये चीज हमेशा करती हूँ, अगर बच्चे की काउंसलिंग कर रही तो साथ में उनके पेरेंट्स की भी मुझे करनी पड़ती ही है, क्योंकि बच्चा का फर्स्ट स्कूल होता है उनका घर, माँ बाप उनके गुरु होते हैं। तो फर्स्ट टीचर जो रहते हैं तो वो उनकी इंस्पिरेशन से चीजें सीखते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपनी खुद की लाइफ में इतने बिजी होते हैं, अपनी खुद चीजों से इतने प्रॉब्लम चीजों में फंसे रहते हैं कि अपने बच्चे पे वो ध्यान नहीं दे पाते जो उस बच्चे को चाहिए। उनको लगता है बेसिक नेसेसिटी ऐसा है, इतना दे दो, बट उस बहुत ऊपर वाली चीजें होती है। इंटरनली जो उनके इमोशंस रहते हैं वो इग्नोरेंस में जाते हैं। और बहुत से बच्चों का ऐसा होता है कि किसी को बहुत ज्यादा इमोशनली एक सेंसिटिविटी जो रहती है, वो कुछ ज्यादा इमोशंस चाहिए रहते हैं, किसी को ठीक है थोड़े में ही वो ठीक हो जाते हैं, बट जब सेंसिटिविटी वाली चीज होती है तो वहां पे कहीं ना कहीं फिर एक डिफरेंस आता है। बहुत से बच्चे अपने पेरेंट्स से भी नफरत करने लगते हैं
तो इसका जो सॉल्यूशन हम बता सकते हैं वो ये है कि एक कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। टॉप मोस्ट कम्युनिकेशन आप रखो और अपने बच्चे को वो स्पेस दो कि अपनी वो चीजें रखे। वो बच्चे को डरा ही इतना देते हैं पहले से कि उनको लगता है कि अगर मैं इनसे शेयर करूंगा तो ये शायद मुझे मार पीटेगी, गुस्सा होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। अच्छी बात कही आपने। एक एज के बाद में, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ जो वृद्ध हो जाते हैं, क्या आपको लगता है कि हर वृद्ध को, लगभग हर वृद्ध को हिंदुस्तान के एक साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है? वो अकेलापन महसूस करता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, कैसे उनको ट्रीट किया जाए? बिल्कुल उनको जरूरत होती है, क्योंकि वो जो एक लाइफ स्पैन जो उनके एक्सपीरियंस है जी के वहां तक आए हैं, उनको वो चीजों की कहीं ना कहीं एक नीड होती है। जब वो उस एज में होते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़े से हेल्पलेस हो जाते हैं फिजिकली, किसी के घुटने बहुत दुखते हैं, हाथ पैर इतने नहीं चल पाते हैं, बट उनका ब्रेन तो वैसा ही है, तो वो चीज वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आज की जो यूथ है या उनके माँ बाप हैं, सॉरी जो उनके बच्चे हैं और सारी चीजें हैं, तो उनसे उनके एक छोटी सी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है कि हम लोगों ने उनके लिए इतना किया तो इनका फर्ज बनता है ये लोग हमारे लिए करें। तो कहीं ना कहीं वो ये सोच के एक थोड़े से डिप्रेसिव मोड में उनको बुरा भी लगता है, बट अगर हम उनका धीरे छोटी छोटी चीजों में ख्याल रखें, जैसे उनका फेवरेट खाना बना लिया, बोर्ड गेम्स खेले घर पे बैठ के, क्योंकि बाहर नहीं जा सकते, वो फिजिकली इतने एक्टिव नहीं हो सकते, तो उनको लाइट वॉक कराया, बोर्ड गेम्स खेले, फेवरेट खाना, टीवी, या थोड़े टाइम उनके साथ सिर्फ टाइम स्पेंड करोगे आप, तो उन लोगों के लिए बहुत फुलफिलिंग है। मेरे साथ सर जैसे बहुत सारे ऐसे ओल्ड एज जो लोग आए हैं, वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट उनको ऐसा लगता था कि हमको डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमको बहुत बुरा लग रहा है, परिवार से संतुष्ट नहीं रहते। हाँ जी, तो वो सिर्फ आके उन्होंने सिर्फ मुझसे आधा एक घंटा बैठ के सिर्फ बातें की और उनको अच्छा लगा। तो मुझे समझ में आया कि सिर्फ इस चीज की कमी इन लोगों के जीवन में, एक सिर्फ एक इमोशनल कनेक्शन जो कि हर ह्यूमन बीइंग को चाहिए और हर एज ग्रुप से चाहिए, बच्चे से लेके ओल्ड एज तक एक इमोशनल कनेक्शन इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल बिल्कुल। एक सामान्य व्यक्ति कैसा होना चाहिए? मतलब हम आपकी आवश्यकता, साइकोलॉजिस्ट की आवश्यकता भी पड़ती है जब व्यक्ति सामान्य फील नहीं करता, तो एक सामान्य मनुष्य, एक सामान्य व्यक्ति या नागरिक कैसा होना चाहिए? वो कैसा दिखे ताकि वो आप तक ना पहुंचे, वो स्वयं स्वस्थ हो जाए? तो इसके लिए ऐसा है कि सबसे सामान्य व्यक्ति में सबसे पहले तो उसके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, और वो विल पावर को समझ होने से पहले सबसे पहले हर इंसान को अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। जो इंसान जितना अपने आप को जानता है, मतलब कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अगर वो डिसीजन लेने में सही है, सही इन द सेंस कि वो डिसीजन लेने में डिले नहीं करता, कंफ्यूजन नहीं रहता, तो वो ही इज अ ब्रेन। बहुत अच्छी बात, वो मेंटली हेल्दी इंसान है। तो जिसका ब्रेन डेवलपमेंट या जिसको मेंटली हेल्दी रहना है, वो इन चीजों पे कुछ काम करे तो बहुत आसान है। मतलब वो इस लेवल तक जाता नहीं है। होते हैं, जैसे मेरी मम्मी खुद हमें बोलती है कि हमारे टाइम तो ऐसा कुछ था ही नहीं, डिप्रेशन एंजाइटी, अब तो इतना हो गया, क्या हो गया ये, क्यों था उस टाइम पे? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे इमोशनल कनेक्शन ज्यादा था। पुराने जमाने में आप देखेंगे जॉइंट फैमिलीज ज्यादा थी, और वो इमोशनल कनेक्शन जब ज्यादा था तो हर बच्चे में एक ना एक सेल्फ कोपिंग स्किल थी। जैसे अगर हम गिरे भी हैं तो हम खुद उठेंगे, धूल चटकेंगे और फिर भागेंगे। अभी एक वो बच्चा गिरा है तो गिरा हुआ ही है, उसको कि मुझे क्या आएगा, उठाएगा, तो वो बहुत डिफरेंस आ गया है उस चीज में। शहरों में सुसाइडल केस बढ़ते हैं, बढ़ गए हैं, गांव में नहीं होते। इसका बड़ा कारण क्या लगता है? शहरों में ही क्यों व्यक्ति तनाव में? ये चीज का जो मुझे समझ में आया वो ये है कि जो गांव में लोग रहते हैं ना, वो बहुत जमीन से जो जुड़े हुए रहते हैं, और उनको बहुत एक अंदाजा होता है कि उनको पता है कि हमारी लाइफ इतनी है, हमको इतना करना है, हमको अपनी खुद की मेहनत से कमाना है, या अगर हम खेती कर रहे हैं या हमारे माँ बाप ये कर रहे हैं तो हम उतना करके सरवाइव कर सकते हैं। तो उनका मेंटल, उनका माइंडसेट, उनका परसेप्शन ही अलग होता है। उनका ये होता है कि हमको सरवाइव करना है, और हमारे शहर में जो लोग हैं उनको सब चाहिए। कंपटीशन, जेलेसी और एक्सपोजर इतना ज्यादा है कि कंपैरिजन बहुत ज्यादा हो। लेकिन ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है। ये स्वस्थ मानसिकता नहीं है कि हमेशा आप ज्यादा मांग रहे हो, हमेशा आप उस चाह में हो। अगर आप अच्छे से अपने आप को बैलेंस करके कर रहे हो, कोई बुराई नहीं है, पर आप वो पाने के चक्कर में अपने आप की आइडेंटिटी लूज कर रहे हो, तो दैट इज नॉट राइट। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, लेकिन हम क्या उतना वाकई दे पा रहे हैं, क्या हम उतना कर रहे हैं? ये जो गैप होता है, शायद ये भी बड़ा कारण है। ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपने सोच इतना ज्यादा लिया, आप क्योंकि अपने आप को जानते नहीं हो कि मैं कितना कर सकता हूँ। पोटेंशियल है हम सब में, पर वो आसपास की 10 चीजें इतनी आ जाती है कि पूरी एनर्जी वहां डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो आपको जो करना है वो वहां तक तो आपकी एनर्जी 10% ही बचती है, क्योंकि आप पूरी एनर्जी इधर उधर लगा चुके हो कि मेरे को ये कार चाहिए, मुझे ऐसा घर बनाना है, मैं वहां पे ये करूंगा, वो करूंगा। तो वो दूसरी चीजों के कारण आई थिंक फोकस्ड एक एनर्जी या माइंडसेट रखेंगे तो वो मेंटली हेल्दी भी हम बोल सकते हैं उस इंसान को, और वो इंसान बैलेंस भी रहता है।
हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं और देखते हुए ये फील भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके अंदर भी कोई एंग्जाइटी है, वो भी कहीं अपने आप को सामान नहीं पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो आज में जीना सीखो। इतने सारे जो लोग हैं, जो हमारे पुराने साधु संत लोग हैं, बुद्धा है, जिनने स्टोरी आपने पढ़ी होगी, ये लोग सब हमेशा हम लोगों को बोल के गए हैं, हाँ जी, प्रेजेंट में जीना है, ये सब बोल के गए प्रेजेंट में जीना है। अब सबको पता है, सबने पढ़ा है, पर सबको ये नहीं पता जीना कैसे। तो मैं ऑनेस्टली एक बहुत छोटी सी चीज सबको दिमाग में उतार लेनी चाहिए कि आज में जीने का मतलब ये है कि अपने दिमाग को ये समझाओ कि जो पास्ट है वो बीत चुका है, वो पावर हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं कि हम जाके उसको ठीक कर सकते हैं, और हमारे पास ना ही पावर है कि हमारे फ्यूचर को हम अभी से बना सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ पावर है अभी में, प्रेजेंट में। सो वॉट एवर यू डू, गिव योर 100% आज में। किसी को एंग्जाइटी हो रही है, ओवर थिंकिंग हो रही है, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, अपने आप को ये समझाओ कि मैं अभी क्या कर सकता हूँ, अभी जो मेरे हाथ में मैं वो करूंगा, तभी तो अपना फ्यूचर शेप कर पाएंगे। अगर अपन अभी भी लूज कर दिया तो आई थिंक फ्यूचर तो फिर लूज कर ही देते हैं, एनर्जी भी लूज हो जाती है। तो दिस इज द टॉप मोस्ट मंत्र कि प्रेजेंट में जियो। इश्ना जी आप हमारे बीच में आई और सच मानिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी जानकारियां दी। मुझे लगता है कि बहुत हमारे दर्शकों के लिए जो है यूजफुल होंगी। तो इशिना जी से बातचीत हुई और जो मूल मंत्र निकल कर आया वो यही आया कि आप कल की बजाय आज में जिएं। हालांकि ये कहना आसान लगता है, इस पर करना मुश्किल है, लेकिन जिसने इस मुश्किल को पार कर लिया, जिसने इस मुश्किल का हल निकाल लिया, वो एक सामान्य व्यक्ति हो जाता है। जो नहीं हो पाता है उसे डॉक्टर इशिना चौधरी जी की जरूरत है। वो उन तक आए और उनसे कंसल्ट करें। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।